हाँ भाई देखिए, आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रदर्शित करिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू रूट मॉड एक्स वाई मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो एफ जेड इक्वल टू रूट एक्स वाई है, ये मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। अब कौशी रीमान समीकरण के लिए क्या करेंगे हम लोग, चारों जो आंशिक अवकलज है वो ज्ञात करेंगे। अब चारों आंशिक अवकलज किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा भाई, यहाँ जो एफ जेड है ये बराबर है रूट मॉड एक्स वाई, ठीक है। अब एफ जेड जो होता है मानक रूप में आप ऐसे ही तो लिखते हैं यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों की कंपैरिजन करके u और v का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखिए u इक्वल टू भाई एक्स वाई, तो u एक्स वाई को मैं अब u से लिख रहा हूं केवल, है ना, क्योंकि एक्स वाई केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि u फलन है x और y का, ठीक है, जो कि हमें पता है। अब तो u एक्स वाई को मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ u। अब ध्यान देना कि u जो है यहाँ पर क्या है भाई, ये आपके पास में एक सम्मिश्र फलन हो गया ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसका रियल पार्ट है कौन, u। अब इसका रियल पार्ट कौन है बताइए, रूट मॉड एक्स वाई, और इसका इमेजिनरी पार्ट है कौन, v। तो इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, इमेजिनरी पार्ट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 आयोटा। तो 0 आयोटा का मतलब v का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में 0। अब ज्ञात कर लीजिए चारों आंशिक अवकलज। चारों आंशिक अवकलज ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हम ज्ञात करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये बराबर हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, एक चर के लिए जो अवकलज होता है एफ डैश सी, वो ध्यान दो ऐसे ही लिखते हैं ना आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी, ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले आपने वहां पर क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे u। अब देखो u एक्स वाई फंक्शन दो चरों का था यहाँ पर, x और y का, तो हमें जो ज्ञात करना है वो मूल बिंदु पर करना है, और आंशिक अवकलज कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ध्यान देना, x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर रहे हैं, इसलिए परिवर्तन केवल x में करेंगे, y क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट। इसलिए डेफिनेशन को ध्यान देना कैसे लिखोगे, x और ये मैंने 0 कर दिया, अभी बता रहा हूँ इसको 0 यहाँ पर क्यों किया है, माइनस u 0 0 और बटा x, ऐसा लिखेंगे। इसकी कंपैरिजन करके लिखा है, कैसे करिए कंपैरिजन, ध्यान देना। यहाँ आपने क्या लिखा है, c लिखा है। c क्यों लिखा है, क्योंकि हमें c पर अवकलज ज्ञात करना था, यहाँ ज्ञात करना है मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु को कैसे लिखोगे आप लोग 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर एफ एक्स लिखा आपने, फंक्शन जो भी था। अब फंक्शन अपने पास में यू एक्स वाई था, तो फिर यहाँ यू एक्स वाई लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने y के स्थान पर क्या कर दिया 0। वो क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर आंशिक अवकलज कर रहे हैं। तो आंशिक अवकलज में क्या रहेगा, x के सापेक्ष जब आप कर रहे हो तो y कांस्टेंट रहना चाहिए। अब y कांस्टेंट कैसे रहे भाई, यहाँ तो y का मान 0 ही रहेगा, ये तो बदल ही नहीं सकता क्योंकि इस पर तो हमें ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ हमने y का मान क्या कर दिया है 0, ठीक है ना। और फिर बटा में x माइनस सी था, यानी इन दोनों बिंदुओं का अंतर आपके पास में, तो x माइनस 0 यानी कि क्या गया आपके पास में x, ठीक है ना। अब इसको हल कर दीजिएगा, तो इसको हम जैसे हल करेंगे तो देखते हैं अब क्या बनेगा, ये इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो u x 0, ये u x y है ना, तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, y के स्थान पर क्या कर देना है 0। y के स्थान पर जैसे ही 0 करोगे तो बताओ u का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 माइनस u 0 0। इसके लिए आपको क्या करना है, x और y दोनों के स्थान पर 0 0 कर देना है, तो b आपके पास में 0 आ जाएगा बटा x। तो 0 बटा x से कितना आ जाएगा आपके पास में 0, तो ये अपने पास में आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसके बाद में दूसरा जो आंशिक अवकलज है डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा लिमिट, आपकी बार y टेंड्स टू 0 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा u। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पर y को 0 कर दिया था क्योंकि y यहाँ पर कांस्टेंट था, अब y के सापेक्ष जब करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा तो x के स्थान पर 0 कर दीजिएगा, माइनस u 0 0 और बटा y आ जाएगा आपकी बार y माइनस 0 से। इसको हल करिए तो लिमिट y टेंड्स टू 0, और फिर देखो भाई 0 y कैसे ज्ञात करोगे, x के स्थान पर
जीरो कर दो इसमें। तो x के स्थान पर जैसे आप लोग जीरो कर देंगे तो जीरो, और माइनस x और y दोनों को जीरो करोगे तो भी जीरो, और बटा y, तो जीरो माइनस जीरो से कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, ये डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। इसके बाद में आप लोग देखेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स। करिए भाई, देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स को आप लिखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो वी एक्स जीरो माइनस वी जीरो जीरो बटा x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो। हाँ भाई, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स का लिखा था बिल्कुल सेम आएगा डेफिनेशन, तो बस केवल यू के स्थान पर क्या करना आपको, v करना है। अब v एक्स जीरो का वैल्यू ज्ञात करिएगा, तो देखो v तो आपके पास में क्या है, जीरो है, तो इसमें तो चाहे आप x और y का वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा क्या रहेगा, ये तो जीरो। तो ये आपके पास में आ गया जीरो माइनस जीरो बटा x, तो कितना आ गया भाई, जीरो। इसके बाद में आप लोग ज्ञात करते हैं डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू जीरो v जीरो वाई माइनस वी जीरो जीरो बटा वाई इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू जीरो। ठीक है भाई, अब की बार फिर से वैल्यू पुट करिएगा, तो v तो जीरो है, तो इसमें चाहे x y का वैल्यू कुछ भी कर लो आप लोग, हमेशा जीरो ही रहेगा ये तो v जीरो वाई आ जाएगा जीरो, और माइनस वी जीरो जीरो आ जाएगा जीरो, और बटा y हल कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, जीरो। आप लोग देख सकते हैं ये चारों आंशिक अवकलज आ गए। अब चेक करिए क्या कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं क्या। तो कौशी-रीमान समीकरण को आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से होते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो आप देख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स जीरो है, और डेल वी अपॉन डेल वाई ये भी जीरो है, यानी कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट कर रहा है। और जो दूसरा समीकरण आपके पास में है वो इस प्रकार से होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई ये बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो देखो डेल यू अपॉन डेल वाई भी जीरो है, और डेल वी अपॉन डेल एक्स भी जीरो है, इसका मतलब ये वाला समीकरण भी संतुष्ट होता है। तो कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। अतः मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। ठीक है भाई, तो मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट हो गए। तो अब विश्लेषक की जांच करने के लिए हमें ज्ञात करना है अवकलनीयता की जांच, और अवकलनीयता की जांच के लिए हम फाइंड करेंगे यहाँ एफ डैश जेड। ये एफ डैश जीरो मूल बिंदु पर जांच करनी है, तो एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो बटा जेड माइनस जीरो। ठीक है, वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो। तो एफ जेड लिख दीजिएगा, रूट एक्स वाई आ गया, तो ये आ गया रूट एक्स वाई, और माइनस एफ जीरो का मतलब होगा इसमें एक्स और वाई दोनों का मान जीरो कर दीजिए, तो जीरो आ जाएगी, और बटा जेड को मैं एक्स और वाई में लिख दूँ, तो जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो ये एफ डैश जीरो आया। अब जांच करेंगे कि ये विद्यमान है कि नहीं। तो इसकी जांच कैसे करते हैं हम लोग, पथ पर निर्भरता की जांच करेंगे। कोई भी हम पथ लेंगे, और अगर इस लिमिट का जो मान है वो अगर पथ के ऊपर डिपेंड करता है तो एफ डैश जीरो विद्यमान नहीं है, और अगर लिमिट पथ पर डिपेंड नहीं करती तो फिर एफ डैश जीरो विद्यमान है। तो हम किसी भी पथ से जांच करते हैं। तो मान लिया कि सपोज यदि ये जो जेड टेंड्स टू जीरो है, पथ y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, पथ y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, क्या अनुदिश अग्रसर हो। ठीक है भाई, देखते हैं। देखो अगर z टेंड्स टू जीरो y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश अग्रसर होता है, तब एफ डैश जीरो को हम फाइंड करते हैं क्या आता है। तो एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट, अब देखो जब z टेंड्स टू जीरो होगा तो x टेंड्स टू भी जीरो होगा और y टेंड्स टू भी जीरो होगा, इसलिए जो z टेंड्स टू जीरो था इसके स्थान पर मैं x टेंड्स टू जीरो भी लिख सकता हूं। तो रूट एक्स वाई, तो अब देखो y के स्थान पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, mx, तो y के स्थान पर mx करते हो जाएगा m एक्स स्क्वायर और बटा x प्लस आयोटा mx, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, तो बनेगा रूट एम एक्स बटा दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस एम आयोटा
एक्स, ठीक है भाई, और एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास में ये जो लिमिट है ये अब आ जाएगी रूट एम बटा 1 प्लस एम आयोटा, क्योंकि एक्स बचा ही नहीं, पूरा अचर बचा, तो ये लिमिट आ गई। और लिमिट को आप लोग देख रहे हैं ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम पर, तो जो कि एम पर आश्रित है, एम पर आश्रित है, ठीक है। लिमिट डिपेंड कर रही है एम पर। एम पर डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एम का वैल्यू अगर हम 1 कर लें तो पथ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, तो उसके लिए जो लिमिट है वो आपके पास में आ जाएगी 1/1 प्लस आयोटा। अगर m का वैल्यू मैं 2 कर देता हूं तो पथ हो जाएगा y इक्वल टू 2x, तो दूसरा पथ आ गया ना अलग से। उसके लिए जो लिमिट है वो फिर हो जाएगी m का वैल्यू अगर यहाँ 2 करेंगे तो √2/1 प्लस 2 आयोटा। तो देखो ये लिमिट आ रही है y इक्वल टू एक्स के लिए, ये लिमिट आ रही है y इक्वल टू 2x के लिए। इस प्रकार से m के वैल्यू इसमें अलग अलग पुट करके आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग पथ के लिए जो लिमिट का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यानी कि आपकी ये जो f'0 है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पथ के ऊपर। अब पथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि f' विद्यमान नहीं है, और f' विद्यमान नहीं है इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपका ये जो फलन दिया गया था f' विश्लेषिक नहीं है।